वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम एमपीपीएससी की यूनिट 10 जो अपडेटेड सिलेबस है, दोस्तों एमपीपीएससी की यूनिट 10 अपडेटेड सिलेबस एमपीपीएससी 2024 से जो प्रभावशील सिलेबस है उसमें जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों, तो यूनिट 10 बना दी गई है मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य की। तो इससे रिलेटेड अभी तक के मार्केट में ज़्यादा बुक अवेलेबल नहीं है दोस्तों। एक बुक थी कौन सी, पुणेकर की अवेलेबल हुई है और आईएएस निर्माण की, और एक दो बुक और है। तो मैं अभी आली बुक पढ़ा रहा हूँ और आईएएस निर्माण की बुक भी साथों साथ पढ़ाऊंगा। बस मेरे चैनल में व्यूज आएंगे और लेक्चर्स आपको पसंद आएगा, कमेंट आएंगे तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करेंगे। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीन परिवर्तित सिलेबस के अनुसार पुणेकर की एमपीपीएससी की यूनिट 10 की बुक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने चैप्टर पहला पढ़ा दिया हूँ दोस्तों। ये जो चैप्टर पहला है ना, ये चैप्टर पहला मध्य प्रदेश जनजाति भौगोलिक विस्तार और जनगणना पढ़ा दिया हूँ। मेरे चैनल में आप विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूनिट 10 की, या लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है, क्या नाम है उसका? चैप्टर नंबर 2 का नाम है मध्य प्रदेश में यानी जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। चैप्टर 2 है पुणेकर की बुक का, जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। संविधान में जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। संवैधानिक प्रावधान का मतलब होता है उनके लिए नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनकी व्यवस्था की गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आदिवासी एक शब्द है दोस्तों। आदिवासी जनजाति मैंने बताया था ना, उसके बारे में थोड़ा सुनिए। आदिवासी एक शब्द है जिसका प्रयोग भारत में जनजातियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जनजातियां द्रविड़ एवं इंडो आर्यन से पहले भारत की मूल जाति थी। द्रविड़ और इंडो आर्यन से पहले भारत की मूल जाति थी। आदिवासी से तात्पर्य विभिन्न जाति समूह से है जो भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन निवासी माने जाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत में जनजाति और आदिवासी में अलग अलग अर्थ है दोस्तों। भारत में जनजाति और आदिवासी में अलग अलग अर्थ है। जनजाति एक सामाजिक इकाई को संदर्भित करता है, जबकि आदिवासी स्पष्ट रूप से भूमि के प्राचीन निवासियों को संदर्भित करता है। दोनों में क्या अंतर है? तो जनजाति एक सामाजिक इकाई को संदर्भित करता है, जबकि आदिवासी स्पष्ट रूप से भूमि के प्राचीन निवासियों को संदर्भित करता है। आदिवासी भूमि के प्राचीन निवासियों को संदर्भित करता है और जनजाति सामाजिक इकाई को संदर्भित करता है। तो वैसे ही भारत के जनजाति समुदाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को यह गारंटी प्रदान करता है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं जो अनुसूचित जनजाति या एसटी के अधिकार एवं कल्याण से संबंधित है। तो वही सब चीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करेंगे। तो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श यथा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को कार्य करने के उद्देश्य से नागरिकों को सर्वगुण विकास को सुनिश्चित करने तथा जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु उनके स्वामिक प्रावधान किए गए हैं। तो वही प्रावधान हम नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रमुख प्रावधान की, तो परिभाषित एवं वर्गीकरण। तो दोस्तों भारतीय संविधान का हमारा अनुच्छेद 366 का 366 के 25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। वहीं एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 366 के 24 में, अनुच्छेद 366 के 24 में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है ना। जातियों को, जातियां 24 में जातियों को और 25 में जनजातियों को, यानी 24 में एससी को और 25 में एसटी को। तो पहले इसके बारे में बता देता हूं आपको। अनुसूचित जाति का अर्थ है ऐसी जातियां, नस्लें, जनजाति या ऐसी जातियां, नस्लें, ये जनजातियों के कुछ हिस्से या समूह जिनको अनुच्छेद 341 के तहत संविधान के प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जातियां माना गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी करके अनुसूचित जातियां माना गया है। तो याद रखना, यह अनुच्छेद एससी के लिए है 341, 341 और 366 24 एससी है ना। तो अब बात करते हैं अपन अपनी बुक में आ जाते हैं। 366 25
तो इसमें क्या किया गया है, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 का 25वां में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या ऐसी आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जाति समुदाय के भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342, ये याद रखना है, अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति माना गया, परिभाषित किया गया। इसमें माना गया, परिभाषित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे वही बताया गया, अनुसूचित जनजातियों का यह अर्थ है कि ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के अंदर कुछ हिस्सों या समूह में जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। किसके तहत माना गया पूछेगा तो याला अनुच्छेद याद रखना है। किसमें परिभाषित किया गया तो 366 के 25 में एसटी को, 24 में एससी को, और ये 342 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और 341 के अंतर्गत एससी को, है ना, एससी को। ये इतना सा याद रखना है, ये प्रावधान समझ में आ गया होगा, आप तो टैलेंटेड लोग हैं। विशेष बात देखते हैं। विशेष, संविधान में अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, अपितु अनुसूचित जनजाति शब्द को प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों ये बात को याद रख लेना आप लोगों को। क्या याद रखना है अपने को ये याद रखना है कि भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 366 के 25 में अनुसूचित जाति का संदर्भ उन समुदाय के रूप में करता है, उन समुदाय के रूपों में करता है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है ना। संविधान का अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातीय वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया हूं। अभी आगे पढ़ेंगे, देखो यहां आएगा, है ना, इतना समझ लो बस। तो परिभाषित नहीं करता, इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अपन 342 का ए, राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजाति या आदिवासी समूह के कुछ हिस्से या समूह को निर्दिष्ट कर सकता है। तो अनुच्छेद 342 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 342 ए, यानी कि 342 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस अनुच्छेद में परिभाषित किया। 342 में के 1 में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है। तो राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजाति या आदिवासी समुदाय के कुछ हिस्से या समूह को निर्दिष्ट कर सकता है, कुछ हिस्से या समूह को निर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, है ना, याद रखना है। अनुसूचित जनजाति घोषित करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य अथवा संघ शासित राज्य क्षेत्र राज्यपाल प्रशासक और उप राज्यपाल के परामर्श से लिया जाएगा, याद रखना है। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, है ना, एक आदेश आया था जो 1950 में बनाया गया, और वह संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और 51 में एक आदेश आया के तहत कुल 705 सामूहिक जनजातीय समूह घोषित की गई है दोस्तों। यानी 705 750 समूह को जनजाति समूह घोषित किया गया है। कितने को? 705 समूह को जनजाति समूह घोषित किया गया है। एक नोट लिख रखा है, देखते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 46 थी, है ना, 46 थी। किंतु वर्ष 2003 में 3 जनजातियां, एक तो मीणा, कीर और पारधी को इस समूह से हटाए जाने पे वर्तमान संख्या 43 बच गई है। वर्तमान संख्या 43 बच गई है। अगर पूछता है क्वेश्चन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, 43 ऑप्शन देगा तो 43 लगाना है ना, समझ आ गया। तो एक ये अनुच्छेद याद रखना है, एक ये अनुच्छेद याद रखना है, 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है ना, एक ये वाला अनुच्छेद, एक ये वाला अनुच्छेद। उसके बाद ये वाला एक आदेश जारी हुआ तो 50 और 51 वाला, और 705 समूह को, ये याद रखना है। सेकंड बात करेंगे शैक्षणिक, आर्थिक एवं लोक नियोजन संबंधित प्रावधान अनुसूचित जनजाति के। देखिए, शैक्षणिक, आर्थिक और लोक नियोजन संबंधित प्रावधान दिए हैं जनजातियों के लिए। तो कौन से देखते हैं दोस्तों, समझिए इस बात को। तो देखिए, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 जो है हमारे भारतीय संविधान का, आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, जाति, लिंग
मूलवंश जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं होगा, ये कहा गया है। भेदभाव पर प्रतिषेध किया गया है, भेदभाव नहीं किया जाए करके बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 15 इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है ये स्पष्ट किया गया है। इस आर्टिकल में यह स्पष्ट किया गया है कि धर्म, प्रजाति, जाति अथवा लिंग के आधार पर देश के निवासी किसी भी नागरिक के बीच किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान इसलिए किया गया था कि अतीत में जनजातियों को उनके धर्म और प्रजाति के आधार पर शेष समाज से पृथक किया गया था, इसीलिए ये आर्टिकल 15 में लिख रखा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। इतना ही पूछेगा अनुच्छेद 15 में क्या लिख रखा है, तो धर्म जाति लिंग मूलवंश जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 में लिख रखा है। इसके बाद एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 15 का 4। 15 का 4 में क्या कहा गया है दोस्तों, याद रखना है। 15 का 4 जो है, अनुच्छेद 15 का 4 शामिल है जो उनकी शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करता है। उनकी शैक्षणिक यानी शिक्षा है ना, शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियां या जनजातियां की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करेगा, ये बात कही गई है दोस्तों इसमें। तो ये क्वेश्चन कभी आ सकता है, आर्टिकल 15 का 4 में क्या लिख रखा है करके पूछेगा, है ना, क्या लिख रखा है, उसमें क्या लिख रखा है। तो इसमें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, ये उनकी शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 का 4 उनकी शैक्षणिक यानी शिक्षा, शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करता है, ये याद रखना है, ये वाला अनुच्छेद। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है ये अनुच्छेद 16 में बताया गया धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन का मतलब होता है दोस्तों नौकरी, लोक नियोजक में का मतलब होता है नौकरी, नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 16 में लिख रखा है। 16 में लिख क्या रखा है, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश स्थान के आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद रखना है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ये लिख रखा है कहाँ, अनुच्छेद 16 में। तो अनुच्छेद 16 याद रखना है, पूछा जा सकता है। लोक नियोजन है ना, सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके बारे में लिख रखा है। उसके बाद है 16 का 4। 16 का 4 में क्या लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है। 16 का 4 में राज्य पिछड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण का उपबंध करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, 16 का 4 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, सरकार चाहे तो वर्ग विकास और उनकी मुख्य धारा में आरक्षण दे सकती है, सरकार चाहे तो वर्ग विकास और उनकी मुख्य धारा में आरक्षण दे सकती है, यानी पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह आरक्षण की बात इसमें लिखी गई है, याद रखना है ना, आरक्षण की बात इसमें लिखी गई है। 16 में क्या है, नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 के 4 में है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ों के लिए नियुक्तियों में पदों की आरक्षण का उपबंध करता है, ये याद रखना है। इतना 16 4 इंपॉर्टेंट है, 16 का 4 पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे राज्य में प्रशासनिक कार्यपालिका अपना कार्य करेगा, उसके हिसाब से बस समझ में आ गया। 16 का 4 याद रखना है, आरक्षण से रिलेटेड है, यानी सरकार चाहे तो वर्ग विकास और उनकी मुख्य धारा में आरक्षण दे सकती है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कहाँ पे है करके पूछा जा सकता है, 16 के 4 में। 16 के 4 में याद रखना है ना। ये कब किया गया था, 70वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा, 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा किया गया था। क्या शर्तें रखी गई है, तो वर्ग पिछड़ा हुआ हो जब दिया जा सकता है, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो, है ना, प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो, ये याद रखना है। उसके बाद है 16 4 का ए, 16 4 का भी ए है दोस्तों, 16 4 का भी ए है। इसमें ST SC को पदोन्नति में आरक्षण वाला है ये 16 4 का ए। इसमें ST SC यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है, क्वेश्चन आ सकता है।
पदोन्नति में आरक्षण कहां दिया गया करके पूछेगा वो सीधे, पदोन्नति में आरक्षण। तो पदोन्नति में आरक्षण डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन यही पूछेगा। एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है, दिया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा है, तो ये उसकी शर्तें क्या रखी गई है, तो ये क्या हुआ था, एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 में हुआ था दोस्तों, है ना, ये 6 में हुआ था। तो क्या था ये, क्या था ये, तो 2006 में न्यायालय ने एम नागराज बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया था। उसमें कोर्ट ने एसटी एससी के लिए पदोन्नति में आरक्षण को शामिल करने के लिए आरक्षण बढ़ाने में संसद के फैसले को वैध ठहराया था उस टाइम पे। उसके बाद हालांकि न्यायालय में ऐसी शर्तें भी रखी गई थी कि केंद्र और राज्य सरकार के लिए इस तरह का आरक्षण देना मुश्किल हो गया है, मुश्किल था। तो ये वाले फैसले में आया था। तो अपने को क्या याद रखना है, यहाँ पे पदोन्नति में आरक्षण किस अनुच्छेद में लिख रखा है, तो ये याद रखना है। किसके तहत, तो एम नागराज बनाम भारत संघ 2006। शर्तें क्या क्या रख गई थी, तो पिछड़ेपन में प्रमाणित आंकड़े, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रशासन दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव ना होना, ये तो ये वाला अनुच्छेद एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। ये हुआ था दोस्तों 81वें संविधान संशोधन 2000 में, क्योंकि 2000 में है ना, 2000 में, तो 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, इसके अनुसार अनुच्छेद 16(4)(b) पेश किया गया। उसमें लिखा था अनुसूचित जाति जनजाति के रिक्त पदों को अनुवर्ती वर्षों में भरने के लिए पृथक कर जाएगा और नियुक्ति, यानी ये समझ गए याला संविधान संशोधन। तो अपने को यहां से याला अनुच्छेद याद रखो, एक 16.4 का एक, है ना, ये पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। एक ये वाला संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, पदोन्नति से रिलेटेड है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 16(4) का बी, है ना। तो ये बैकलॉग संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बैकलॉग संबंधित प्रावधान किसमें दी गई है। बैकलॉग का मतलब होता है रिजर्व कैटेगरी दोस्तों। रिजर्व कैटेगरी के पदों को पहले ही नहीं भर पाए थे। देखो होता क्या है, बैकलॉग का मतलब रिजर्व कैटेगरी के पद जो पहले नहीं भर पाए थे उसे भरने के लिए बैकलॉग नाम दिया गया, बैकलॉग पद। तो ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16(4) का बी में क्या लिख रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बैकलॉग संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, है ना। बैकलॉग क्या होता है, तो जो यहाँ रिक्त सीट भरे जाने की व्यवस्था है, जिसमें यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं भरे पाते हैं तो अगले वर्ष आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाता है, उसे ही बैकलॉग कहा जाता है। यदि पहले वर्ष तक भी पद नहीं भर पाए तो उन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 नहीं है, अनुच्छेद 19 का 5, 19, अनुच्छेद 19 आपने पढ़ा होगा दोस्तों। अनुच्छेद 19 जो है, जो प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता देता है हमको, अनुच्छेद 19। तो उसी का अनुच्छेद 5 है जिसमें निवास की स्वतंत्रता दी गई है, बसने की स्वतंत्रता, है ना। निवास की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अनुच्छेद 19 के 5 में बसने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। तो किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु सरकार भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्धन लगा सकती है, ये याद रखना है ना। यह अनुच्छेद 19 के 5 में क्या है, बसने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ये अनुच्छेद पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 46 है। इसके बाद अनुच्छेद 46 है जो क्या बोलता है, ये इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 46 देखो इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 46 इसमें क्या कहा है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की वृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा, है ना, राज्य का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 46 में लिख रखा है दोस्तों, राज्य एसटी और एससी वर्ग के लिए शिक्षा एवं आर्थिक संबंधित विकास करेगी। शिक्षा एवं आर्थिक संबंधित हितों की वृद्धि करेगी, आर्थिक संबंधित हितों की वृद्धि करेगी, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 46 में। क्वेश्चन आ सकता है अनुच्छेद 46 में एसटी एससी से संबंधित है, यह एसटी और एससी वर्ग के लिए शिक्षा और आर्थिक विकास करेगी। कौन करेगी, राज्य करेगी, क्योंकि नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत 46 आता है। उसके बाद है अनुच्छेद 335, राज्य संघ या किसी राज्य के कार्यलाप में संबंधित सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति
व जनजाति के सदस्यों को दावा का ध्यान रखेगी, ये बताया गया है। ये दावे प्रशासनिक दक्षता की संगति के अंतर्गत ही होने चाहिए। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एमपीपीएससी में आ चुका है दोस्तों। क्या बोला था उसने? एसटी एससी ओबीसी की विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान करता ही अनुच्छेद। विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान करता ही अनुच्छेद 335 याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बात करेंगे अपन सामाजिक प्रावधान कौन से दिए हैं, तो अनुच्छेद 23 और 24 ये सामाजिक प्रावधान है। अनुच्छेद 23 और 24, तो अनुच्छेद 23 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 23 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 23 जो है इसके तहत बेगर प्रथा है ना, बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है इसमें, है ना। बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया का मतलब यह है मानव का खरीदना बेचना, बधुआ मजदूरी, ये सब में प्रतिषेध किया गया है, इसको सबको बंद किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। यहाँ क्या लिखा है देखो, मानव के दुर्व्यापार और बेगर प्रथा। मानव का दुर्व्यापार होता था पहले, जैसे मानव को खरीदा जाता था, है ना, दास बना के रखा जाता था, नौकर बना के रखा जाता था, तो उन सबको बंद किया गया। तो मानव के दुर्व्यापार और बेगर प्रथा, बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया। बलात् श्रम का मतलब यहाँ पे है जबरदस्ती बिना उसकी इच्छा से काम करवाना, जबरदस्ती बिना उसकी इच्छा से काम कराना को बलात् श्रम कहा गया है। तो दुर्व्यापार, बेगार प्रथा और बलात् श्रम इनको बंद किया गया है। यह प्रावधान जनजाति समुदाय की बेगारी से संरक्षण प्रदान कर उन्हें शोषण से बचाना है। अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध करा गया, यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में कल कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल अधिकार को सुरक्षित करता है, ये बाल अधिकार को सुरक्षित करता है अनुच्छेद 24। बाल अधिकार, जो बालकों का अधिकार रहता है, बच्चों का जो अधिकार रहता है, यानी बाल श्रम प्रतिषेध एक नियम बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था 1989 में, है ना, और 2016 में उसमें संशोधन कर बाल एवं किशोर श्रम लाया गया। और इसी के तहत कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी, याद होगा आपको, है ना। तो इसीलिए उन्हें शांति का नोबेल 2014 में मिला था, है ना, शांति का नोबेल 2014 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ था, उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और 2014 में उन्हें शांति का नोबेल मिला था। पाकिस्तान की लड़की मलाला यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को शांति का नोबेल 2014 में दिया गया था। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखाने आदि बच्चों पर नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अनुच्छेद आदिवासी समुदाय के बच्चों को शोषण और बेगर पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये दोनों अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 23 का संबंधित है, तो ये बेगर प्रथा, है ना, मानव का खरीदना बेचना, उससे रिलेटेड है। और 24 वाला कौन सा है? तो ये 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी परिस्थिति में कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल अधिकार के सुरक्षित किया गया है, इसमें बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है 24 में। इतना आ गया समझ। अब बात करते हैं सांस्कृतिक संबंधित प्रावधान। तो अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 में क्या लिख रखा है उसको समझो। तो इसमें अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति को प्रचारित और मानने की स्वतंत्रता होगी, है ना। तो ये आ सकता है, ये आ चुका है एक बार एमपीपीएससी में। अनुच्छेद 29 इसमें लिखा था अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्वेश्चन पूछेगा अपने को, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें किया गया है? अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद, है ना, तो भारत के प्रत्येक नागरिक समुदाय को जिनकी विशिष्ट भाषा, लिपि व संस्कृति है वो बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है यहाँ पे अनुच्छेद 29 के तहत, है ना। अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति को प्रचारित करने मानने की स्वतंत्रता होगी इस अनुच्छेद के तहत, है ना। इसके माध्यम से जनजाति संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया गया है, याद रखना है। उसके बाद है अनुच्छेद 350 का। इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, यानी इसमें बताया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा उनको उनकी भाषा में दिया जाएगा। अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 350 में ये कहा गया है। 350 का है, 350 का 350 का का में बोला गया है दोस्तों, याद रखना है। 350 का जो का है इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ये बताया गया है। राज्य के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी।
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इतना समझ में आ गया। प्रशासनिक प्रावधान कौन से हैं उनको देखते हैं। तो अनुच्छेद 244 का 1 है दोस्तों, इसमें 5वीं अनुसूची में वर्णित राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था है। तो 5वीं अनुसूची आपने पढ़ा होगा, 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची में क्या लिख रखा है, इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुसूची 5वीं में क्या लिख रखा है, उसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो उसी प्रकार इस अनुच्छेद में बताया गया है 244(1) में 5वीं अनुसूची में वर्णित, वहां पे जो वर्णित है, वर्णित राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर दोस्तों, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर किया गया है। फिर है अनुच्छेद 244 का दूसरे नंबर का 2, इसमें 6वीं अनुसूची में वर्णित राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। अनुसूची 6वीं पढ़े होगे आप लोगों ने, उसमें लिख रखा है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित, यानी इसमें अनुसूची, फिर से सुनो, अनुसूची 6 में क्या लिख रखा है, अनुसूची 6 में लिखा हुआ है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। 6वीं अनुसूची में वर्णित कौन से राज्य हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। इसके अलावा गोरखलैंड पर्वतीय परिषद भी जोड़ा गया है ना, 5वां जुड़ा है। तो उसमें वर्णित राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। अगला अनुच्छेद 275, इसमें क्या कहा गया है, राज्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान देगा। कहाँ से देगा, भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान देगा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए। अनुच्छेद 275 में लिख रखा है। अनुच्छेद 339 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति किसी भी समय और इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति तक राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा, है ना, उसका नाम रखा जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, 339, यह अनुच्छेद भी याद रखना है। राजनीतिक प्रावधान देखते हैं अब कौन से प्रावधान दिए गए हैं इनको, है ना। तो दोस्तों इसी के तहत एक अनुच्छेद है 339(1) में, 339(1) यानी ए में अनुसूचित जनजाति आयोग है, लिख रखा है। अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, 339(a) में। बात करेंगे, अगला है राजनीतिक प्रावधान। अनुच्छेद 164 के 1 में जनजातियों के लिए कल्याण हेतु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा राज्य में एक भार सदक मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। एक भार सदक मंत्री बनाया जाएगा जो सिर्फ जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करेगा, जो सिर्फ जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। उसको बोला है भार सदक मंत्री, यानी भार उठाएगा किसका, जनजाति के कल्याणों के लिए भार उठाएगा। तो ये अनुच्छेद 164 के 1 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 243, आपने पढ़ा होगा ये अनुच्छेद के बारे में। ये नगर पालिका से यानी पंचायती राज्य से संबंधित है। तो इसका अनुच्छेद है एक डी अनुच्छेद में पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो आपको याद होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके तहत पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। उसमें 29 विषय शामिल किए गए थे और यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243D में पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का स्थान दिया गया है। स्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
उसके बाद एक और अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 का टी वाला। टी में नगरीय निकाय में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची। इसमें नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया है। इसमें 18 विषय शामिल किए गए थे दोस्तों, है ना। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित है, 74वां नगरीय निकाय से संबंधित है। ये दोनों अनुच्छेद याद रखना है, डी वाला और टी वाला। पंचायत के लिए ये है और टी वाला है किसके लिए, नगरीय प्रशासन के लिए। बात करेंगे, अगला है अनुच्छेद 330। 330 में क्या बात कही गई है? 330 में जो है अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण संबंधित प्रावधान वर्णित है ना। तो लोकसभा में आरक्षण की बात करता है। लोकसभा में आरक्षण तो भारत में जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है, 47 सीट आरक्षित है ना। और मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए 6 सीट, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल सीट यानी 6 सीट है टोटल, है ना। टोटल यानी कि बात करें तो देखो एससी को दी गई है 4 सीट और एसटी को दी गई है 6 सीट, है ना। 6 सीट दी गई है। तो यहाँ पे एसटी की बात हो रही है, लोकसभा में 6 सीट। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, 29 में से एससी की कितनी है 4 और एसटी की कितनी है 6। टोटल हो गई आरक्षित सीटें हैं 10, जिसमें से एससी के लिए, एसटी के लिए कितनी है 6। तो 6 के नाम यहाँ दिया हुआ है, समझ में आ गया। भारत में 47 सीटें हैं आरक्षित लोकसभा में, 47, है ना। 47 सीटें हैं आरक्षित लोकसभा में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 332। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विधानसभा में स्थान के आरक्षण का प्रावधान करता है। मध्य प्रदेश में 47 सीट है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एससी की है 35 और एसटी की है कितनी 47। देखो यहाँ 47 वही लिखा हुआ है 47। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए और अनुच्छेद 332 में विधानसभा के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जनजाति समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है ना। अनुच्छेद 334B यानी अनुच्छेद 334, इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण हेतु कतिपय अवधि के बारे में बताया गया। तो क्या है ये, क्या है 334 में क्या लिख रखा है? यह लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों में आरक्षण के बारे में बताया गया। दोस्तों इतना याद रखना है। 104वां संविधान संशोधन, है ना। तो भारतीय संविधान में 104वें संविधान संशोधन 2019 में आया था। ये 2019 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित है। ये आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कभी 104वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। ये याद रखना है बस, ये वही लिखा हुआ है। इसको 10 वर्ष से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक तय कर दी गई है। ये जो आरक्षण को है 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। इतनी सीटों को और बढ़ा दिया गया है। 25 जनवरी 2030 तय कर दी गई है। तो 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में। अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण से संबंधित है, इतना याद रखना है। संस्थागत प्रावधान, इसमें हुआ था 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधित करके की गई थी। और उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था जिसका नाम था अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338A जोड़ा गया था। तो क्या है इसमें देख लेते हैं। देखो अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग होगा जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित ये एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये तारीख याद रखना है बस, है ना, 19 फरवरी 2004। उसके बाद अनुच्छेद 244(1) में संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में
जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है। तो जैसे यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है, वैसे ही जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है, जो 5वीं अनुसूची में जो राज्यों के बारे में लिख रखा है उन राज्यों में, है ना। तो ऐसा करके कुल 10 राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद गठित है, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है। तो 2 अनुच्छेद याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 338A और 244 का 1, है ना। ये दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। विशेष प्रावधान देख लेते हैं। तो दोस्तों 371 अनुच्छेद 371 क्या है? तो अनुच्छेद 371 जो है राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधान। जो भारतीय राज्य है, कुछ राज्य ऐसे जिनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में लिख रखा है। अनुच्छेद 371 में राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो 12 राज्यों को विशेष प्रावधान का दर्जा देता है यह अनुच्छेद। इसका उद्देश्य राज्य में जनजाति समूह के सांस्कृतिक व आर्थिक हितों की रक्षा करना व कानून व्यवस्था जैसे अन्य प्रावधान शामिल है इस अनुच्छेद के तहत। तो कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है? तो अनुच्छेद 371A में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नागालैंड को विशेष उपबंध बताए गए हैं। बी में असम को विशेष उपबंध दिए गए हैं। सी में मणिपुर को विशेष उपबंध दिए गए हैं। डी में दिया गया था आंध्र प्रदेश को, जो अब तेलंगाना के साथ हो गया है ना। तो डी हट गया अभी यहाँ से, है ना, डी हट गया है। उसके बाद एफ में सिक्किम को विशेष उपबंध दिए गए हैं। एच में मिजोरम हेतु विशेष उपबंध दिए गए हैं, मिजोरम को विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो ऐसे सब विशेष उपबंध दिए गए। एच में अरुणाचल प्रदेश को विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो ये सब विशेष उपबंध दिए गए हैं दोस्तों। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो 12 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो एच के बाद जैसे आई को गोवा को विशेष उपबंध दिए गए हैं, है ना, आई को गोवा को, जे को कर्नाटक को विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो ऐसा करके 12 राज्यों को विशेष उपबंध सौंपे गए हैं, जिसमें से अपने को ये याद रखना है नागालैंड का कौन सा है, असम का कौन सा है, मणिपुर का कौन सा है, सिक्किम का कौन सा है, मिजोरम का कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है। ये अनुच्छेद आ सकते हैं पेपर में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आया समझ? ये अनुच्छेद आ सकते हैं, सही जोड़ी में पूछे जा सकते हैं या कुछ में पूछे जा सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये अनुच्छेद सब इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब बात करते हैं जनजाति से संबंधित प्रमुख समितियां बनाई गई थी उनको सुधार के लिए। तो इसको डिस्कस करते हैं, कौन सी समिति कैसी थी, कैसे सन, क्या क्वेश्चन आते हैं बताता हूँ। संबंधित प्रमुख समितियां बनाई गई थी, तो उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहली समिति जिसका नाम था एल्विन समिति। क्या नाम है इसका? एल्विन समिति दोस्तों। तो इस समिति का गठन किया गया था 1959 में। इस समिति का उद्देश्य क्या था? जनजाति विकास कार्यक्रमों की जांच हेतु गठित की गई थी। जो जनजाति विकास हेतु जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों की जांच हेतु गठित की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है, इसकी गठन पूछेगा 1959 याद रखना है, और क्यों की गई थी? जनजाति विकास कार्यक्रम की जांच हेतु की गई थी, ये पूछा जा सकता है बस। दूसरी समिति है UN टेबर समिति, या टेबर समिति भी लिखा है कई जगह, टेबर समिति, UN टेबर समिति या आयोग भी बोलते हैं इसको। इसका गठन 1960 में जनजाति क्षेत्र में भूमि अलगाव के मुद्दे सहित जनजाति समूहों की समग्र स्थिति को संबोधित करने के लिए किया गया था। इतना याद रखना है। तो इसका गठन कब किया गया था? 1960 में। इसका उद्देश्य जनजाति की समग्र स्थिति को संबोधित करने हेतु किया गया था, भूमि अलगाव मुद्दे की जांच करने के लिए। भूमि अलगाव का मतलब है जो भूमि स्थानांतरित की गई थी, है ना, जनजातियों को की भूमि जो स्थानांतरित की गई थी, उसकी जांच के लिए कि वो जमीन किसकी है, क्या है, पहले किनकी थी, उसकी जांच के लिए भूमि अलगाव मुद्दे की जांच के लिए भी की गई थी। और 1973 में जनजाति के चौथे वर्ग के रूप में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह PVTG की श्रेणी बनाई गई थी दोस्तों। तो इस समिति के द्वारा एक श्रेणी बनाई गई थी, चौथे वर्ग के रूप में विशेष पिछड़ी जनजातियों की एक श्रेणी भी बनाई गई थी 1973 के तहत। तो बस इनसे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। UN टेबर समिति का गठन, इसका उद्देश्य क्या था? 1960 में गठन किया गया था, और जनजातियों की समग्र स्थिति को संबोधित करने के लिए। नेक्स्ट है लोकुर समिति। लोकुर समिति 1965 में गठन किया गया था। इसका अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मापदंड पर विचार करने के लिए किया गया था इसका गठन 1965 में किया गया था। अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मापदंड पर विचार करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था, और इसने कुल मिलाकर 5 मापदंड निर्धारित किए थे।
5 मापदंड निर्धारित किए थे। तो पांच मापदंड कौन से थे दोस्तों? कौन से थे, है ना? तो कौन से थे? तो किसी समुदाय को जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए लोकुर समिति द्वारा निर्धारित 5 मापदंड कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि आदिम लक्षणों के संकेत। उनमें आदिम लक्षणों के संकेत है क्या? विशिष्ट उनकी संस्कृति है क्या? भौगोलिक अलगाव है क्या उनके पहले से, है ना? बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, है ना? बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म करना और पिछड़ापन, ये 5 मापदंड उन्होंने दिए थे दोस्तों। 5 मापदंड उन्होंने दिए थे, यही है उनका, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। तो 5 मापदंड कौन से मैंने बता दिया ना। एक तो आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन, यही था। तो ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। समिति, लोकुर समिति ने 5 मापदंड दिए। 19 कब किया गया था इसका गठन? 1965 को। और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के लिए मापदंडों पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था। अगला है सीलूओ समिति। सीलूओ समिति का गठन 1966 में एल्विन समिति की ही तरह जनजाति विकास और कल्याण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए किया गया था, है ना? देखो एल्विन भी अपन पढ़े थे अभी, एल्विन का भी वही उसी के लिए किया गया था। और ये जो है कौन सी सीलूओ समिति का गठन भी उसी के लिए किया गया था। ये 1966 में किया गया था। 1966 में किया गया था दोस्तों, तो याद रखना है। सीलूओ समिति 1966 में एल्विन समिति की तरह जनजाति विकास और कल्याण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था। इतना याद रखना है। भूरिया समिति इंपॉर्टेंट है दादा। भूरिया समिति का गठन 1991 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश देने हेतु किया गया था। और इसी के तहत ही पेशा अधिनियम इसी की सिफारिश पर बनाया गया था। पेशा अधिनियम क्या है दोस्तों? पेशा अधिनियम क्या है? तो पेशा अधिनियम, भूरिया समिति 1991 की सिफारिशों ने पेशा अधिनियम बनाया। पेशा अधिनियम बना था 1996 में। 1996 में पेशा अधिनियम का मार्ग प्रस्तुत किया था किसने? भूरिया समिति ने। तो भूरिया समिति क्या था? तो पेशा नियम है दोस्तों, एक पेशा नियम है, पेशा अधिनियम है, नियम है। पेशा नियम की बदौलती जनजाति समुदाय को अपने जल जंगल जमीन का पूरा अधिकार मिल गया था। पेशा का फुल फॉर्म आपको जानकारी के लिए बता दूं, पेशा का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है यार? PESA, पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है अपने को ये पता चल गया तो तुमको सब पता चल जाएगा कैसे रिलेटेड है। पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पेशा एक्ट। तो पंचायत, याद आ रहा है, रुको बता रहा हूं। द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट, इसका नाम था द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट। 1996 में आया था। 1996 में आया था। इसको पंचायत अधिनियम भी बोलते हैं। 1996 में इसका शॉर्टकट नाम था पेशा। के प्रावधान में भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियम एक कानून बनाया गया था। अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची द्वारा पहुंचे गए क्षेत्र को शामिल किया गया था इसमें, है ना? को शामिल किया गया था। इतना याद रखें बस। तो इतना याद रखें जो मैंने बताया। पेशा नियमों वही नियम है, जल जंगल जमीन का पूरा अधिकार हो गया था जनजातियों को। जल जंगल जमीन का पूरा अधिकार हो गया था जनजातियों को। इतना ही याद रखना है। इसके बारे में आगे बताऊंगा पेशा अधिनियम क्या है। तो पेशा अधिनियम कब आया पूछागा तो 1996 याद रखना है। 1996। अगला बात करते हैं अपन भूरिया आयोग 2004 में फिर से गठन किया गया था। जनजाति की भूमि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती कामकाज आदि मुद्दों पर केंद्रित करने के लिए कार्य करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। फिर से भूरिया समिति 2004 में। मुंजेकर समिति का गठन 2005 में किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन एवं शासन के मुद्दों पर विचार करना था।
प्रशासन एवं शासन के मुद्दों पर विचार करना था। मुंजेकर समिति 2005 में बनाई गई थी, ने प्रशासन और शासन के मुद्दों पर परीक्षण किया, जिन मुद्दों पर उपयुक्त समितियों के विचार किए और मुख्य दो श्रेणी में रखा था विकास और संरक्षण। दो श्रेणी बनाई थी, विकास और संरक्षण। फिर भी इन दोनों ही विषयों को जनजाति समुदाय के लिए प्राप्त परिणाम मिश्रित ही रह गए थे, है ना। तो इतना ही याद रखना है। मुंजेकर समिति पूछेगा 2005, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और शासन के मुद्दों पर विचार करने के लिए। अगला है बंदोपाध्याय समिति। इस समिति का गठन 2006 में किया गया था। इसका उद्देश्य वामपंथी चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में आजाजा के विकास व शासन पर विचार करने के लिए बनाया गया था दोस्तों, बंदोपाध्याय समिति। क्वेश्चन आ सकता है, बंदोपाध्याय समिति का गठन किसने किया था? नहीं, किसने किया था नहीं, इतना ही पूछेगा। बंदोपाध्याय समिति का गठन 2006 में हुआ था और वामपंथी चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों को आजाजा के विकास एवं शासन पर विचार करने के लिए बनाया गया था। सासा समिति इंपॉर्टेंट है दादा। सासा समिति का गठन 2013 में किया गया था। इसका नाम था, इसकी अध्यक्षता कौन ने की थी? प्रोफेसर वर्जीनियस सासा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति को जनजाति समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने और उनके सुधार के लिए उपयुक्त हस्तक्षेपकारी उपयोगों की सिफारिश करने का कार्यभार सौंपा गया था। समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन 13 में गठन हुआ था। इतना याद रखना है। जो मैंने बोल के बताया वही तो लिखा है यहाँ पे। उद्देश्य देखो, जनजाति समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, ये वो खत्म खेल। अब बात करते हैं अपन वैधानिक ये समिति याद रख लेना है, एक बार देख लेना है, कम से कम आ गई पेपर में तो पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको इजी कर रहा हूँ समझने में। आपके पास बुक होगी तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी बुक हो, ऐसा नहीं कि यही खरीदे, हर बुक में वही लिखा है, तरीका अलग अलग है। वैधानिक प्रावधान कौन से? देखिए दोस्तों, वैधानिक प्रावधान कुछ रह गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैधानिक प्रावधान, वैधानिक का मतलब क्या होता है? विधान संबंधित, यानी कि कानून द्वारा तय और नियंत्रित होते हैं। वैधानिक शब्द के अंतर्गत जो शब्द जो आते हैं कानून, वो कानून द्वारा तय और नियंत्रित होते हैं। तो आपने संविधान का अनुच्छेद 17 पढ़ा होगा। संविधान का अनुच्छेद 17 जो कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। जो संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी अक्षमताओं को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसी कारण फिर नियम कानून बना दिए गए, अधिनियम बना दिए गए। तो एक अधिनियम बनता है, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनाया गया। 1989 में बनाया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं दोस्तों। 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ ये राष्ट्रपति के द्वारा और 30 जनवरी 1990 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को शोषण से मुक्ति हेतु अत्याचार के अपराध हेतु दंड का प्रावधान रखा गया है। अगर इनके साथ अत्याचार होता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है, वही है ये दोस्तों। तो इसी के तहत मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था 1995 में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम बनाया गया एक 1995 के तहत, है ना, जिसका गठन किया गया था 29 जून 1995 को। ये तारीख याद रखना है, 29 जून 1995 को धारा 3 के तहत किया गया था। किसकी धारा 3 के तहत? ये वाले अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। याद रखना है, राज्यपाल मत लगा देना कभी पेपर आएगा तो। राज्यपाल के द्वारा नहीं, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, याद रखना है। तो यहाँ से इतनी चीज समझ में आ गई। इसी के बाद एक और अधिनियम बना था, जो अस्पृश्यता का अंत करता है। क्या नाम था उसका?
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी आया था 1995 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1995, इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता और छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान किया गया था। 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया था, है ना। अब बात करते हैं अपन यहाँ से पेशा अधिनियम की। यहाँ से बात करते हैं अब पेशा अधिनियम। सबसे पहले तो जानकारी के लिए बता दूं पेशा क्या है। पेशा, PESA, पेशा, 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 पेशा का फुल फॉर्म सबसे पहले अपने को पता होना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया आ सकता है। शेड्यूल्ड एरिया दोस्तों इसका फुल फॉर्म आ सकता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। पेशा अधिनियम 1996 भूरिया समिति की सिफारिश पर किया गया था, इसको लाया गया था भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा अधिनियम 1996। तो ये पेशा अधिनियम था क्या? तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध के लिए विशेष अधिकार देता है। प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध के लिए विशेष अधिकार देता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायती राज्य एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज्य का अधिसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम पेशा 1996 में बना था, याद रखना है, पूछा जा सकता है। लागू कब हुआ? तो 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। ये तारीख इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से जनजाति समाज को जल, जंगल, जमीन, संसाधन पर अधिकार देता है। जल पर, जंगल पर, जमीन पर, संसाधन पर अधिकार देता है। 10 राज्यों में लागू है ये। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड आदि पर लागू है। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले असम, मेघालय और तमिलनाडु में लागू हुआ था। पेशा एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था पूछेगा तो वो असम था, याद रखना है। असम था पहला राज्य। कौन सा था? तो असम था। यहां असम दिया ही नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तो असम था। असम, मेघालय, तमिलनाडु, है तमिलनाडु, इतना याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूर्णतः लागू किया गया और 89 विकास खंड में लागू किया गया। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड की संख्या 89 है, याद रखना है। और पूरे 89 विकास खंडों में लागू किया गया है। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट है? जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर को जनजाति, देश भर में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर, बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है 15 नवंबर को, और बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है, याद रखना है। तो ये जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में जनजाति समुदाय के हित में पेशा एक्ट को लागू किया गया। पेशा एक्ट को लागू किया गया, याद रखना है। इस अधिनियम का उद्देश्य संविधान के भाग 9 यानी पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तक विस्तृत करना है। उसका काम जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, उनका खुद का स्वशासन प्रदान करना, जनजाति परंपरा रीति रिवाज का संरक्षण करना, ये इसका काम है पेशा एक्ट का। प्रमुख प्रावधान देखेंगे तो जल अधिकार, तो ग्राम सभा द्वारा ग्रामीण तालाबों का प्रबंध करना ये काम है। जंगल का अधिकार में क्या दिया गया है? ग्राम सभा सभी वनोपज का संरक्षण करेगी। तेंदुपत्ता प्रबंधन पर पूर्ण अधिकार होगा। जमीन अधिकार में देखेंगे, जमीन अधिकार में जनजाति क्षेत्रों में जमीन की बिक्री हेतु ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य है। जनजाति क्षेत्रों में जमीन की बिक्री के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य है, ये इसका काम है। अगला चौथा क्या है? अनुसूचित जनजाति बहुल्य पंचायतों में जनजाति हेतु आरक्षण की सीमा 50% से भी कम नहीं होगी। 50% से कम आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यह बताया गया है। ग्राम सभाओं को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं और पेशा अधिनियम से जनजातियों को शोषण से मुक्ति मिली और सशक्तिकरण हुआ। इनका सशक्तिकरण हुआ। तो इतना ही है पेशा एक्ट के बारे में जो बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं अपन वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम क्या है? ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं
फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये 2006 में आया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया। तो ये है क्या? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में वन निवासी जनजाति समुदाय और अन्य पारंपरिक वनस्पतियों के वन संसाधन संबंधित उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे, जिनमें से आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक संस्कृति आवश्यक शामिल है इसमें भी। तो क्या है ये? यह अधिनियम मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया। नोडल एजेंसी है इसकी जनजाति कार्य विभाग। इसका अन्य नाम है FRA एक्ट 2006 यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। और उद्देश्य क्या है इसका? तो जनजाति अनुसूचित जनजाति एवं पीढ़ियों से निवासरत, जो पीढ़ियों से निवासरत अन्य परंपरा वन वासियों को वन अधिकार एवं भूमि उपयोग को सुनिश्चित करना इसका काम है। भूमि उपभोग को सुनिश्चित करना इसका काम है। अनुसूचित जनजाति समुदाय की खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका सुनिश्चित करना इस एक्ट का काम है, वन अधिकार अधिनियम का। ये इतना बड़ा लिखा है यहाँ पे, ये इतना बड़ा है इंपॉर्टेंट इसके लिए। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान, एक नज़र में देख लेते हैं फटाफट से, जो उधर अपन पढ़ चुके हैं वही वाला है इधर। तो ये पूरे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, यहाँ से अनुच्छेद डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। इधर का नाम देके कौन सा अनुच्छेद में क्या लिख रखा है, या इधर का पूछा जा सकता है इधर क्या लिख रखा है करके। तो देखो, सबसे पहले अनुच्छेद बात करेंगे अपन 16 का 4। इसमें राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के बारे में बताया गया है। जो राज्य में अधीन सेवाएं हैं उससे रिलेटेड है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण। अगला है 16 का 4 का A, इसमें पदोन्नति में आरक्षण जो ST/SC OBC इनको पदोन्नति में आरक्षण यानी कि प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। ये अनुच्छेद 16.4 का A, याद रखना ये। इसके बाद है 16 का 4 का B, इसमें बैकलॉग संबंधित प्रावधान बताया लिख रखा है, बैकलॉग संबंधित प्रावधान। तो 16 से रिलेटेड ये 4 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। उसके बाद ये अनुच्छेद 19 का 5, ये किसी भी निवास पर युक्तियुक्त निर्धन यानी कि निवास की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी निवास में अपन कहीं भी जाके बस सकते हैं, देश के किसी भी जगह में जाके बस सकते हैं, निवास की स्वतंत्रता दी गई है। जनजाति को निवास की स्वतंत्रता दी गई है। जनजाति को निवास अपने हिसाब से जीने और अपने हिसाब से घर बनाने और उनके रहन सहन रीति रिवाज उसकी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 23 में मानवीय दुर्व्यवहार व बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया, यानी मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता और बाल श्रम को निषेध किया गया है, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। 24 में है कारखानों में बच्चों को नियोजित पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो बच्चे लोग कारखानों में काम नहीं करेंगे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 23 और 24 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, 23 और 24। उसके बाद है 29 में भाषा लिपि संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। भाषा लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। 46 अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्गों के शिक्षा व अर्थव्यवस्था संबंधित हितों का संरक्षण किया गया है 46 में। 46 अनुच्छेद 46। उसके बाद अनुच्छेद 243 के D में पंचायतों में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 243T वाला नगरीय निकाय में आरक्षण की बात करता है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, पंचायत वाला है D में और T में है नगरीय निकायों में आरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 244 का 1 में आदिम जाति मंत्रणा परिषद और 5वीं अनुसूची में जो राज्य दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची में जो राज्य दिए गए हैं वहाँ पे उसके प्रशासन की बात करता है। आदिम जाति मंत्रणा परिषद बनाया जाएगा वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 244 का 2 है, इसमें 6वीं अनुसूची में वर्णित राज्यों के प्रशासन के बारे में बात करता है। जो अनुसूचित क्षेत्रों के जो प्रशासन है उससे रिलेटेड उसकी बात करता है। उसके बाद है अगला अनुच्छेद 275 राज्य द्वारा जनजाति के कल्याण हेतु संचित निधि से सहायता अनुदान। अगर जनजाति को सहायता अनुदान देना है तो राज्य की संचित निधि यानी संचित निधि से दिया जाएगा, इसकी बात करता है। 330 है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण 330 में। 332 में है 332 में अनुसूचित जाति जनजाति को विधानसभा में आरक्षण और 334 में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण हेतु अवधि उनकी अवधि के बारे में बताया गया, कब तक बढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड है। उसके बाद 335 है सेवाओं और पदों के लिए जनजाति को दावों का ध्यान रखा जाएगा, उनके दावों पर ध्यान रखा जाएगा, अनुच्छेद 335। और अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा, ये बताया गया है। तो ये इतने अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है।
यहाँ के पूरे ही अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक अनुच्छेद 24 पूछा जा चुका है एक बार परीक्षा में। अनुच्छेद 24 पूछा गया है, 24 वाला पूछा गया है, बाल अधिकार को सुरक्षित कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 24 में। इसके अलावा और कुछ कुछ पूछे जा चुके हैं, तो ये पूरा ही याद रखना है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ये चैप्टर जनजाति से संबंधित प्रावधान जो दिए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान, उनके एमसीक्यू हैं यहाँ पे। इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।